विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। तो आज हम भौतिक भूगोल में पर्वत और पर्वत निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल का आपका अध्ययन चल रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पर्वत क्या है। देखिए, सामान्यतः आप देखते हैं पर्वत पहाड़ सुनते हो आप, पर्वतमालाएँ, इनके अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है सबकी। उस आधार पर जो है हम इनको डिफाइन करेंगे और उनके प्रकारों को देखेंगे। तो देखिए, पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो और वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो कि कम से कम 1500 फीट ऊंचाई पर हो और वह दूर से स्पष्ट दिखाई दे सके तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो, वह पर्वत कहलाता है। अब पर्वतों की प्रकृति अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर, इनका निर्माण, संगठन, कुछ आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, उनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पर्वत कटक के बारे में हम देखते हैं। पर्वत कटक आपको इसमें मिलेगा, आप देख रहे हैं, इस पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पर्वत कटक संकीर्ण एवं ऊंचे पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहा जाता है। उसी प्रकार पर्वत श्रेणी है, पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियाँ कहा जाता है। फिर आता है पर्वत श्रृंखला, इसे पर्वतमाला कहा जाता है। जो विभिन्न युगों में भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा सकरे पर्वतों का शिखर समानांतर रूप में पाया जाता है, उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे अपलेशियन एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। अपलेशियन पर्वत शिखर जो है, श्रृंखला जो है। इसी प्रकार पर्वत तंत्र एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहा जाता है। ये पर्वत तंत्र होते हैं। फिर पर्वत वर्ग, जब किसी प्रदेश के कटक तथा श्रेणियाँ पर्वतमाला की तरह विस्तृत होती है परंतु माला की तरह एक सीधी में लंबी रेखा के रूप में विस्तृत न होकर असमान रूप में फैली रहती है, उनको पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत समूह, पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत प्रदेश कहा जाता है। इसी प्रकार पर्वत शिखर की बात करते हैं तो किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी जो कि पर्वत श्रेणी के अन्य भागों तथा आसपास के प्रदेश से अधिक ऊंची होती है तो उसको पर्वत शिखर कहा जाता है। इस प्रकार ये पर्वतों की प्रकृति है, अलग अलग प्रकार की स्थिति पाई जाती है इनकी संरचना और संगठन की। पर्वतों को वर्गीकरण, यदि पर चर्चा करें पर्वतों के वर्गीकरण कैसे किया जाए, कैसे कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, तो देखिए पर्वतों के वर्गीकरण के लिए हम देख रहे हैं। सबसे पहले दो प्रकार के पर्वतों को हम वर्गीकरण में लेते हैं। दो प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। एक तो होता है मौलिक पर्वत और दूसरा होता है अवशिष्ट पर्वत। मौलिक पर्वत जो होते हैं, जितने भी मौलिक पर्वत है उनको फिर कुछ अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें मोड़दार या वलित पर्वत है, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत है, गुम्फदाकार पर्वत है, संग्रहित पर्वत है। ये मौलिक पर्वतों के प्रकार है। इनमें देखिए अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती है। साधारण मोड़दार पर्वत, मौलिक पर्वतों का सबसे पहला जो वर्ग है मोड़दार पर्वत। इस मोड़दार पर्वत पर यदि चर्चा करें तो आप देखेंगे जब मोड़ या वलन साधारण होते हैं तब अपनतियाँ एवं अवनतियाँ साधारण रूप में व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती है तो उसे साधारण मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे जटिल मोड़दार पर्वत है, साधारण मोड़दार पर्वत है, युवा मोड़दार पर्वत है। ये अलग अलग आकारों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। मुर्दार पर्वतों में मुर्दार अथवा ब्लॉक पर्वत को सीधा यदि परिभाषा के रूप में लें तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। ऐसे पर्वत आपको बहुत दिखाई देंगे, बहुत से देखने को मिलेंगे। इसमें
ब्लॉक पर्वत जो होते हैं, मोड़दार या ब्लॉक पर्वत, उसके देखिए आपको हम ये दिखा देते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, ये ऊपर उठा हुआ है, आसपास के धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग, ये जो है मोड़दार वलित पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार ब्लॉक पर्वत, इसमें देखिए धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग नीचे धंस गया, इसमें ऊपर उठ गया। तो ये अलग अलग तरह की स्थितियाँ में जो है ये पर्वत पाए जाते हैं। इसके बाद अवरोधी पर्वत में लेते हैं। अवरोधी पर्वतों में ये दरार के कारण कुछ भाग जो धरातल का बड़ा भाग कहीं तो ऊपर उठ जाता है, कहीं नीचे धंस जाता है। इस प्रकार इनसे निर्मित पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जो हमने आपको दिखाए थे अभी ब्लॉक पर्वत, देखिए ये तो ऊपर उठा हुआ भाग है और ये नीचे धंसा हुआ भाग है, आप देख सकते हैं इसको, ये ब्लॉक पर्वत होते हैं। इसके बाद हम जो है गुंबदाकार पर्वतों पर चर्चा करते हैं। गुंबदाकार पर्वत जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप आर्क के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत भी महत्वपूर्ण पर्वत होते हैं। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत हम लेते हैं, संग्रहित पर्वत लेते हैं। संग्रहित पर्वत के बारे में देखते हैं। धरातल के ऊपर मिट्टी या मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहा जाता है। फिर अवशिष्ट पर्वत, इनका निर्माण अन्य पर्वतों के से थोड़ा सा अलग होता है। प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से ये अपर्दित होते चले जाते हैं और जो से भाग बच जाता है, अवशिष्ट भाग बच जाता है, उससे वो पर्वत के रूप में खड़ा रह जाता है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ये पर्वतों के प्रकार है। दूसरा प्रकार था अवशिष्ट प्रकार। अब पर्वतों के संबंध में भूसन्नति की स्थिति को जब देखेंगे तो देखिए भूसन्नति पर चर्चा करें तो देखिए महाद्वीप और महासागरों के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में स्थल के कई ऐसे छुटपुट भाग थे जो दृढ़ तथा स्थिर रहे हैं। इन प्राचीन स्थिर खंडों को दृढ़ भूखंड कहा जाता है। ये दृढ़ भूखंड जल के ऐसे भागों से आवृत होते हैं जो भूगर्भिक इतिहास में सदैव परिवर्तनशील तथा गतिशील रहे हैं। इन जलीय भागों को भूसन्नतियाँ कहा जाता है, भूसन्नति का नाम दिया जाता है। साधारणतः भूसन्नति का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से लिया जाता है। भूसन्नतियाँ लंबे, संकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तल छटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता रहता है। ये भूसन्नति है जो पर्वत निर्माणों की में बहुत सहायक है और एक अच्छा सिद्धांत इसके का मिलता है। इसके बाद पर्वत निर्माण के सिद्धांतों पर अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पर्वत निर्माण के सिद्धांत बहुत विद्वानों ने बहुत अध्ययन किया है और बहुत से विद्वानों ने अपने अपनी व्याख्याएँ की है, अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, अपनी अपनी थ्योरी दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत रहा जिस पर अधिकांश विद्वानों ने सहमति जताई है वो कोबर का पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत माना गया है। इसमें जर्मनी के विद्वान हैं कोबर महोदय, इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लंबे और चौड़े, इनके अनुसार इन्होंने बताया है, कोबर महोदय ने बताया है कि लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थे जो पर्वत निर्माण की पहाड़ी अथवा भूसन्नति निर्माण की होती है। इसके दौरान पृथ्वी के संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। इसे भूसन्नति अवस्था कहा जाता है। धीरे धीरे उसमें प्रत्येक भूसन्नति किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें कोबर ने अग्रदेश बताया। इन भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसन्नति धीरे धीरे जमा होता रहता है और क्रिया को अवसादीकरण करता रहता है। इस प्रकार उन्होंने भूसन्नति से पर्वतों की उत्पत्ति बताई है। जब भूसन्नति बढ़ जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं। अप्रभावित भाग को कोबर ने
अलग संज्ञा दी है, स्वासीन वर्ग कहा है उन्होंने, और मध्य भाग जो होता है वो सामान्य रहता है। कॉबर ने अपने विशिष्ट मध्य के पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टेथिज भूसंतरी के उत्तर में यूरोप का स्थल, दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्रदेशों में आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ है। इसमें आप देखेंगे, देखिए ये कॉबर के मोदे का भूसन्नति सिद्धांत है। इस तरीके से वलन पड़ती है और ये वलन से पर्वतों का निर्माण होता है। इन्होंने जिस तरीके से बताया, भूसन्नति से पर्वतों की उत्पत्ति बताई इन्होंने। इसके सिद्धांत के बाद हम चर्चा करते हैं जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी के संकुचन के आधार पर पर्वतों का के निर्माण की स्थिति को बताया है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे पृथ्वी में संकुचन होता चला गया और संकुचन से जो ऊपर उठे हुए भाग थे वे सब पर्वत बन गए। इसके बाद डेली का है, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत इन्होंने बताया। डेली महोदय ने डेली का सिद्धांत महाद्वीपीय भागों के नीचे की ओर खिसकने की गति के आधार पर है। इनका प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल को बताया। इन्होंने बताया कि ये भाग नीचे खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर उठे हुए भाग पर्वतों के रूप में स्थिर रह जाते हैं। इसके बाद होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है। आर्थर होम्स अपने संवहन तरंग सिद्धांत के को प्रतिपादित करने वाले विद्वान रहे हैं। 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि निचले भूखंड अभ्यंतर नाम दिया है और क्रस्ट की रचना शिवाल और अधः स्तर की रचनाओं से अलग होती है। शियाल महासागर के नीचे नहीं पाई जाती, इसलिए संवहन तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो तरंगों के कारण होती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ये इनका अपना सिद्धांत है। इसके बाद जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है। जॉली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया भाई। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिव सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल के इतिहास आदि नाम से जाना जाता है। जॉली ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया है। इसके बाद सब महाद्वीपों के भाग जो है उनको सियाल से बने हुए बताए हैं और उस आधार पर इन्होंने अलग अलग आकृति में पाए जाने वाले पर्वतों का अलग अलग आधार पर उत्पत्ति बताई है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके विघटन और वियोजन से ऊष्मा नियमित रूप से निकलती है। इन पदार्थों का वितरण समान नहीं होता। महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, इसलिए महासागर तले के नीचे इनकी कमी होती है। महाद्वीप के ऊपर उठे हुए भाग सियाल के कारण विकिरण द्वारा ताप ह्रास होता है और रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ताप से होते हुए भी ताप का संचय नहीं हो पाता। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत में पर्वतों की उत्पत्ति बताई है। इसके बाद हम आते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर। ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपर के बाद प्लेट विवर्तन की आधुनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसको माना जाता है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए प्लेट विवर्तन, ये प्लेटें बताइए, पृथ्वी में अलग अलग प्लेट बताइए, ये प्लेटें बताई गई है अलग अलग, और इन प्लेटों से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थितियाँ पाई जाती है और अलग अलग भौगोलिक क्रियाएँ होती रहती है इन प्लेटों के कारण। ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती है, दबाव डालती रहती है और कभी कभी ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का भी प्रयास करती है। इन प्लेट्स के द्वारा भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं, पर्वतों का निर्माण भी होता है, धंसाव भी होता है, भौगोलिक संरचनाओं में बदलाव इनकी वजह से आता रहता है। इसके साथ ही देखिए, इसमें आप देखेंगे ये महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय उभार, ये देखो आप देखते हैं मेंटल में, ये ज्वालामुखी का और भाग है और यहाँ से देखिए ये पर्वतों निर्माण क्रिया बताते हैं ये, और अलग अलग तरह के देखिए दूसरी अवस्था देखिए अपर्दन और उत्थान। अपर्दन के बाद उत्थान होता है, गैब्रोडायरोट्री रूपांतरित सीमा है। इसके बाद ये पर्वत निर्माण मेखला का
गतिशील केंद्र है यहाँ, ये केंद्र बताया। देखिए गुरुत्व फिसलन बतलाया यहाँ से, और यहाँ आके पर्वत निर्माण की स्थिति बताई इन्होंने। ये इसके बाद जो है आप देखेंगे ये उत्क्षेपण बता रहे हैं और ग्रेनाइट की चट्टानें बता रहे हैं यहाँ पे। फिर एंडेसाइट ज्वालामुखी का स्थिति बताते हैं यहाँ। ये यहाँ के पर्वत निर्माण की स्थिति बताते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भाई, आधुनिक सिद्धांत है और इसका बड़ा महत्व है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी के विषय में सामान्य बातें अध्याय 3 में वैसे दी जा चुकी है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना के अनुसार भूतल का ऊपरी भाग दृढ़ खंडों का बना है, जिसे प्लेट कहते हैं। इनकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर होती है, जिसके अंतर्गत भूपर पट्टी तथा ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को सम्मिलित करते हैं। प्लेट की संख्या के विषय में मतांतर है, लेकिन सामान्यतः मार्गन महोदय के अनुसार 6 प्रमुख प्लेटें मानी गई है। आयलर सिद्धांत में भी इन प्लेटों के बारे में बताया है, जहाँ इसमें इन्होंने बताया कि जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती है, उस केंद्र को विसर्पण केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र के सहारे पृथ्वी के अन्य भाग में थोड़ा ऊपर आ जाता है, और धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं मध्य महासागरीय घटक को गहरे घटित होती रहती है। इस तरह के 2 प्लेट के बीच नवीन पर्वतों का सृजन होता है। 2 प्लेटें या तो एकदम खिसक जाएगी, तो ऊपरी वो उनका मलबा नीचे से बाहर निकल के आएगा और वो विशाल ऊंचाई का आकार में वो एकत्रित हो जाता है। तो या तो वो पर्वत बनेगा, या ऊपर से जो बगल से जो दोनों प्लेटें खिसकी है, वो प्लेटें खिसक के किसी के दबाव में और वहाँ से ऊपर कुछ मलबा उठ जाता है, या प्लेट की कुछ ऊंचाई निकल जाती है। ऐसे में भी जो है पर्वतों का निर्माण होता है। जहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, उनके किनारों को विनाशात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट जो बाहरी पदार्थ का बना होता है का किनारा मुड़ के नीचे की ओर चला जाता है, जहाँ वह नष्ट होकर गहराई में विलीन हो जाता है। जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे के अगल बगल सरक जाते हैं और उनमें आपसी अंतर क्रिया नहीं हो पाती है, वहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। ऐसे किनारे को संरक्षित किनारा कहा जाता है। इस प्रकार ये इन्होंने पर्वत निर्माण की स्थितियाँ बताई। टर्सरी युग में नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखला ज्वालामुखी और भूकंप के सक्रिय क्षेत्र है, जिनका संबंध प्लेट के किनारों से जोड़ा गया है। ये इन्होंने इसका बारे में बताया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कहा है प्रशांत महासागर प्लेट अमेरिकन प्लेट विनाशात्मक किनारों पर महासागरीय प्लेट का किनारा महाद्वीप किनारों के नीचे झुक गया। परिणाम स्वरूप महासागरीय क्रस्ट के महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे विक्षेपित हो जाने के कारण संपीड़नात्मक संचलन के फलस्वरूप उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर किनारे वलित हो गए तथा रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाएं बनी। इस प्रकार ये अलग अलग पर्वतों का अलग अलग क्षेत्रों को उदाहरण देके और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस पर भी आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक्स के साथ पढ़ाई करके इनको क्लियर कर सकते हैं। सभी धन्यवाद। अगला कालांश में हम अगला अध्याय लेंगे।